हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं उससे हम देखेंगे कि कौन से शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, वो सब देखेंगे। ठीक है, और उसको ट्रिक से भी याद करेंगे। वैसे मैक्सिमम आप लोग को ट्रिक पता होगा इसका। ये ट्रिक हर जगह से यूनिवर्सल हर किसी को पता है, तो वैसे पता होगा। जिसको नहीं पता है वो आप देख लेना, लास्ट में इसका ट्रिक बताएंगे। और एक बात और कि और भी पॉलिटी का वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि अभी हमने पॉलिटी ही सिर्फ अभी पॉलिटी ही चल रही है सिर्फ, तो और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। हर चीज़ हमने आर्टिकल से लेके एवरीथिंग हमने ट्रिक से याद करवाया है। आर्टिकल्स, कमीशंस, कमिटी, फिर अमेंडमेंट्स, हर चीज़ हमने ट्रिक से याद करवाया है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि बार बार 1000 बार रिवाइज करें, और भी चीज़ें पढ़नी होती है हमें। तो ट्रिक से जल्दी याद हो जाएगा और उसको रिटेन रखने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलता है ये। 4 ऑप्शन में तुरंत एलिमिनेट हो जाता है, वो ऑप्शन देखते ही याद हो जाती है ट्रिक्स, अगर चीज़ें को ट्रिक से याद करोगे तो। ठीक है, हमने डिटेल में भी किया, उसको ट्रिक से भी रिलेट किया है। तो चलो आज भी हम ट्रिक से शुरू करने वाले हैं। तो 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। इसके पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे। तो पहले 8 थे, 1950 तक 8 रहे, 1951 से फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे ऐड होते गए अमेंडमेंट्स के थ्रू। वो अमेंडमेंट्स हमने देख रखा ऑलरेडी, आज भी देखेंगे उसको फिर से। ठीक है, तो 1950 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे। उसके बाद जुड़ते जुड़ते अभी प्रेजेंट में 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ था? लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विथ टेरिटोरियल डिमार्केशन। मतलब लिस्ट ऑफ स्टेट का नाम, स्टेट का यूटीज का नाम लिखा हुआ है इसमें, और उसकी बाउंड्रीज लिखी हुई हैं, और हमारा ओवरऑल हमारे कंट्री का बाउंड्री सब कुछ उसमें टेरिटोरियल डिमार्केशन सब कुछ डिफाइन किया गया फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, और जब तक किसी स्टेट का नाम इस लिस्ट में नहीं आता, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर नहीं आता, तब तक उसको एज स्टेट नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर आप कितना भी पढ़ लिखे हो, कितना एकदम आपको नॉलेज हो चुका है, लेकिन जब तक आपका सेलेक्टेड जो आती है लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम नहीं होगा तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, है कि नहीं? चाहे आपको कितना ही नॉलेज क्यों ना हो। तो वैसे ही है कि जब तक इसमें उसका नाम नहीं आएगा, किसी भी स्टेट का फर्स्ट शेड्यूल में उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, तब तक एज ए स्टेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखना, स्टेट का नाम, यूटीज का नाम, और पूरा बाउंड्री वगैरह, टेरिटोरियल डिमार्केशन ओवरऑल इंडिया का भी, और स्टेट यूटीज सबका। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है इमोल्यूमेंट सैलरी प्रिविलेज। इमोल्यूमेंट सैलरी या फिर प्रिविलेज किसका? प्रेसिडेंट का, गवर्नर ऑफ स्टेट का, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा, ये सब क्या होता है, इन लोग का क्या काम होता है, हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है। तो यहाँ पे डिटेल नहीं करने वाले हैं कि स्पीकर का क्या काम होता है, डिप्टी स्पीकर का क्या काम होता है। ठीक है, ये सब हमने पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेना, वहाँ पे सब कुछ बताया रखा है। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा का भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा का भी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट का भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज का सैलरी, इमोल्यूमेंट, प्रिविलेज, ये सब सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। और कैग का भी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा कि क्या क्या मेंशन्ड है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे 3 ऑप्शन दे देंगे और एक दे देंगे कि इसमें से किसका नहीं लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे आ जाएगा पीएम का है कि नहीं है, ऑप्शन में एक पीएम डाल देगा। अब सबको लगेगा पीएम को तो होना चाहिए, ऐसे कर सब कर देगा। देखो, पीएम का नहीं है, याद रखना। अटॉर्नी जनरल का नहीं है, याद रखना। फिर इलेक्शन कमिश्नर का नहीं है इसमें लिखा हुआ। फिर फाइनेंस कमीशन का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब को याद रखना, ये सब नहीं है। ये याद रखोगे तो ये तो ऑलरेडी फिर अपने आप ही ये फिर एलिमिनेट हो जाएगा ना, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि पीएम वगैरह दे देगा, ऐसा लगेगा वहाँ पे लगता है पीएम हो सकता है,
ठीक है, चलो अब आते हैं थर्ड वाले में, द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। ओथ और अफर्मेशंस की बात करता है इसमें। ओथ और अफर्मेशन सबका, ओथ और अफर्मेशन सारे अथॉरिटीज़ का, लेकिन किस किस का नहीं है इसमें, बस याद करो किस किस का नहीं है। प्रेसिडेंट का ओथ नहीं इसमें मेंशन्ड है, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं, गवर्नर का नहीं, ठीक है, ये सब याद रखना कि प्रेसिडेंट का ओथ इसमें नहीं आएगा, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं आएगा, गवर्नर का नहीं आएगा। ये लोग का अपने आप में आर्टिकल एक है, आर्टिकल हमने देख रखा है प्रेसिडेंट का कौन से आर्टिकल में है, वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन से आर्टिकल में है, आप नीचे मेंशन करना, ठीक है, कमेंट करके आप बताना। तो ये सब का ओथ इसमें नहीं है, बाकी सबका है। फोर्थ में क्या है, प्रोविजन एज टू द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, कि राज्यसभा में किस स्टेट से कितने राज्यसभा के सीट वहाँ से जाएंगे, मतलब एक एमपी को ले लो, एमपी में से कितने लोग, मतलब एमपी स्टेट में से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, ये चीज़ में का लिखा हुआ है कि अलोकेशन ऑफ सीट्स का कितना अलोकेशन होगा राज्यसभा में, किस स्टेट से कितना अलोकेशन होगा राज्यसभा में सीट, ठीक है, किस स्टेट से कितना कितना मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, ये चीज़ फोर्थ में लिखा हुआ है, एलोकेशन ऑफ सीट्स। और ये किस बेसिस पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। फिफ्थ लिखा है, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब का कैसे कंट्रोल होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आती है 10 स्टेट्स, शेड्यूल एरियाज में 10 स्टेट आता है। तो अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना। वैसे कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, एक सेकेंड, इसमें ना चलो ठीक है, स्टेट का अगर नाम नहीं याद करना है तो 10 स्टेट तो याद कर लेना कि 10 स्टेट आता है इसमें, 10 स्टेट, हिमाचल प्रदेश, हाँ हिमाचल प्रदेश और एमपी, महाराष्ट्र, ऐसे इसको लिखना, हिमाचल प्रदेश, एमपी, एमएच, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, एमपी, एमएच, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 10 स्टेट्स हैं। इसको, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप याद भी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन 10 स्टेट तो याद ही रखना। और इसको जैसे आप जिस तरीके से हमने लिखा है ना, हिमाचल प्रदेश को सबसे ऊपर लिखना है, एम करके, एमपी, एमएच को अलग अलग लिखना, जीजे और आरजे, गुजरात, राजस्थान एक लाइन में लिखना। तो ऐसे देखते ही वो कुछ तो मतलब ऐसा पिक्चराइज हो जाएगा आँख में कि अच्छा जे एक साथ था, एम एक साथ था, ऐसा हेल्पफुल हो सकता है याद करने में, ठीक है। ऐसे खिचड़ी बना के लिखोगे ऐसे हिमाचल प्रदेश, एमपी, तो फिर देखोगे भी तो कुछ याद नहीं होगा। ऐसे एटलीस्ट 1-2 बार रिवाइज करोगे तो उसको देखते ही कुछ तो ऐसा माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या था, हाँ फिफ्थ में प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड, फिफ्थ तो करवा दिया हमने। सिक्स्थ, हाँ प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें तो वो 10 स्टेट आ जाएंगे, इसमें अदर ट्राइबल एरियाज मतलब 4 स्टेट्स को इसमें अलग रखा गया है। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स को अलग रखा गया है, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उन 4 स्टेट्स को, और उन 4 स्टेट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, 4 स्टेट्स का ट्राइबल एरिया वाला, ठीक है, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया वाला। तो वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसको ऐसे ATMM करके याद करना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM। 7th शेड्यूल में फेडरल लिस्ट लिखा हुआ है, इसमें फेडरल लिस्ट में 3 लिस्ट होते हैं हमारे, सबको पता है, पर हमने ऑलरेडी कर रखा है जब हमने पार्लियामेंट किया था, देख लेना आप जाके, हमने उसको चैप्टर में डिवाइड कर रखा है तो आप देख लेना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लाया गया है, कहाँ से हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या है यूनियन लिस्ट में, एग्जाम्पल्स
और स्टेट लिस्ट में क्या क्या है हमने ऑलरेडी करवा रखा है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। तो यूनियन लिस्ट पे कौन काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। स्टेट लिस्ट पे कौन काम करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट पे कौन काम करता है? दोनों मिलकर काम करते हैं। कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर करते हैं, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो एक कुछ और बातें करते हैं। देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। देखो, तो यूनियन लिस्ट में पहले हमारे संविधान में कितने टॉपिक्स थे? 97 टॉपिक्स थे। अभी प्रेजेंट में 100 हो चुके हैं। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में हमारे संविधान में 97 टॉपिक्स थे, 97 चैप्टर्स थे, जो भी है लिस्ट थे 97, और अभी 100 हो चुके हैं, याद रखना। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे और अभी 61 हो चुके हैं, मतलब -5 हो गया है, इसमें +3, -5 हो गया है। और कंकरेंट लिस्ट में 47 था और अभी 52 हो गया है, मतलब ये जो -5 हो गया इसी में ऐड हो गया है, तो ये 52 बन गया है। ठीक है, और ये ऐड कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? 42nd अमेंडमेंट हमने कर रखा है। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें की गई थी? कौन कौन सा 5 वो लिस्ट कौन कौन से हैं जो कि इसमें डाले गए थे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट? वो भी हमने 42nd अमेंडमेंट में देख रखा है। मैं इसको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एजुकेशन, फॉरेस्ट, आप लिख लेना, लिखे ही होंगे वहाँ से। एजुकेशन, फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट से उसको शिफ्ट कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में, और 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। और यही 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना। और हाँ, चलो एक और है कि स्टेट लिस्ट के पास, स्टेट लिस्ट में 66 है ना, और 51, 66 थे और 61 अभी हो चुके हैं -5। तो देखो, स्टेट लिस्ट के पास एक पावर है, आर्टिकल 249 के तहत स्टेट लिस्ट के पास एक पावर है। वैसे तो यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, लेकिन स्टेट के पास एक पावर है आर्टिकल 249 के तहत कि स्टेट किसी टॉपिक पे कह सकता है यूनियन को कि आप इस पे देख लो। जैसे स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक है, स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है, ठीक है, तो उस पर वो यूनियन को कह सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकता है कि आप इसे देख लो, ठीक है, हम नहीं देख पा रहे हैं, फिर जो भी रीज़न हो इसको आप देख लो। तो ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 249 के तहत, ठीक, कि वो किसी मैटर को यूनियन के पास शिफ्ट कर सकता है कि आप इस टॉपिक पे देख लो, ठीक है। अब आते हैं 8th शेड्यूल में, द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे अभी प्रेजेंट में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? 22 हैं हमारे अभी प्रेजेंट में, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 22 का अगर आपको नाम देखना है तो आप गूगल से सर्च कर लेना। और हाँ, इसमें किस इंग्लिश, इसमें इंग्लिश नहीं है, ये याद रखना, इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, पंजाबी भी है, नेपाली भी है, ठीक है, और संस्कृत भी है और उर्दू भी है। वैसे अब 22 का 22 भी आप लिस्ट देख सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि इंग्लिश नहीं है, हिंदी है और इंग्लिश नहीं है, ठीक है। आप लिस्ट चेक कर लेना, उसमें आप, वैसे 22 का 22 तो याद रखना मुश्किल है, तो जो नहीं है थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। क्वेश्चंस देख लेना कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि 22 का नाम याद रखना नॉट पॉसिबल। तो पहले हमारे कितने थे? अभी प्रेजेंट में 22 है, पहले कितने था? पहले 14 ही था, 14th ही था, 14th लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज था। फिर उसके बाद 15th आया, फिर 60, फिर आया, फिर 4 आया, नहीं, फिर 3 आया, फिर 4 आया, ठीक है। तो ऐसे करके अमेंडमेंट के थ्रू आया, और अमेंडमेंट पे हमने इसको कर रखा है। फिर से इसको हम रिवाइज करवाते हैं। पहले 14th लैंग्वेज था, जो 15th लैंग्वेज आया वो आया सिंधी। हमने ट्रिक से ऑलरेडी कर रखा है, तो ट्रिक नहीं करेंगे अभी, ठीक है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ करा रखा है। तो 15th लैंग्वेज था सिंधी, जो कि आया था 1967 में, 1967 में आया था, 1967 में, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। फिर 16 लैंग्वेज, 17th लैंग्वेज, 18th लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज एक ही साथ आया।
कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, उसको नमक से याद किया था हमने, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 71st अमेंडमेंट के थ्रू। हमने इसको सबको ट्रिक से याद किया था। 71st अमेंडमेंट 1992 के थ्रू आया था ये तो हो गया। फिर 4 और जोड़ना है तभी तो 22 होगा। फिर आया था बूडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। स्पेलिंग में तो बहुत ऐसा जा रहा है। बूडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, आप इसको लिख लेना। बूडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये आया था 2003 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 92nd अमेंडमेंट के थ्रू 2003 में आया था ये 4। इसको ट्रिक से कैसे याद किए थे? BDMS। बोर्ड मास मैथ से पढ़ते हो ना, तो बोर्ड मास से BDMS कर देना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लैंग्वेज वाली। इंग्लिश इसमें नहीं है, इसको ध्यान रखना। इंग्लिश नहीं है, पूछा जाता है क्वेश्चंस पे कि इंग्लिश इसमें से है कि नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से इंग्लिश भी डाल देगा, कौन इसमें से नहीं है। 9th में आता है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है 9th शेड्यूल। चलो अब कुछ थोड़ा पीछे चलते हैं। कल हमने लैंडमार्क केसेस पढ़ा था, तो कल एक याद है हमने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला केस पढ़ा था। इसमें हमने क्या कहा था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1951 में, जिसमें क्या लिखा था कि जो जमींदारी है, जो जमींदारी सिस्टम है, उसको अबॉलिश करना था उसमें, है ना। तो वैसे जमींदार लोग ऐसे गए थे हाई कोर्ट्स और कहे थे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हमारा वायलेट किया जा रहा है। ऐसे याद है कि नहीं याद है? याद आ रहा है। फिर ऐसे किसी हाई कोर्ट ने माना उसको, किसी हाई कोर्ट ने उसको फेवर नहीं दिया। तो फिर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट जब गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अमेंडमेंट सही है, बिल्कुल सही है, और ये अमेंडमेंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। मतलब आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ लिखा हुआ है उसके अंदर ये अमेंडमेंट नहीं आएगा। और 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ें, जो भी लॉ बनेगी, जो भी कानून बनेगा, और जो अब वो 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उस पर आर्टिकल 13 उस पर काम नहीं करेगा। मतलब उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिव्यू नहीं दे सकता है। हमने कल याद कर रहा था। तो 9th जो शेड्यूल है वो कौन से केस से रिलेटेड है? शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडिया केस, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो अब फिर तो ये जो लैंड रिफॉर्म है, देखो हमने अभी क्या कहा था कि पहले 8 शेड्यूल थे हमारे, 8 शेड्यूल थे ना। तो यहाँ से 9th से आ गया, 9th से शुरू होकर आप ऐड होना। तो 9th वाला जो आया है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के थ्रू ये आया है 9th शेड्यूल, है ना। अभी पूरा केस हमने पढ़ा, तो इसी में वही लिखा हुआ था लैंड रिफॉर्म्स। और 9th शेड्यूल में कुछ भी लॉ बनेगा, कुछ भी कानून बनेगा, और जो 9th शेड्यूल में डाला जाएगा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये हमने कहा, ठीक है। लेकिन अभी उसके बाद फिर क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट थी, जो पार्लियामेंट था, जो गवर्नमेंट थी, वो इसका मिसयूज़ करने लगी। बहुत सारे लॉ ऐसे 9th शेड्यूल में बहुत सारे लॉ बनाने लगी, क्योंकि उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तो इस पर रिव्यू करने का उसके पास पावर है नहीं, तो चलो बनाते हैं कुछ भी, और इसका मिसयूज़ करने लगी। तो फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि जुडिशियल रिव्यू होगा। तो अब भी प्रेजेंट में क्या है कि अब कुछ भी लॉ बनाओ 9th शेड्यूल के अंदर, वो जुडिशियल रिव्यू में अब जाएगा। उस वक्त 1951 में जब हुआ था तब ये हटा दिया गया था कि नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू, लेकिन 2007 में कह दिया गया कि अब होगा। कब से होगा? 2007 में कहा गया, तो 2007 से नहीं होगा, ये होगा 24 अप्रैल 1973 से। जितने भी कानून बनते आ रहे हैं अब 9th शेड्यूल में 1973 से, वो सब पे जुडिशियल रिव्यू करेगा। 1973 के पहले वाला जो भी है उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। 1973 के बाद वाले से 1973 से सब पे होगा 24 अप्रैल 1973 से। ये बात कही गई 2007 में। अब ये कहो कि 24 अप्रैल 1973 को ऐसा क्या है कि इस डेट को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुना? तो याद करो केशवानंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क
केस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो केशवानंद भारती केस जो था वो 24 अप्रैल 1973 को ही हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट को चुना गया और यहाँ से जो भी लॉस बनेंगे 9th शेड्यूल में उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, तो अभी प्रेजेंट में होगा। और ये कहा गया कब? 2007 में। ये हो गया 9th शेड्यूल हो गया हमारा। 10th वाला जो आया है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया है? ये आया 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1983। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1983 के तहत ये आया है। तो इसमें है प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। मतलब अगर कोई ऐसा मेंबर है वो कभी इस पार्टी में जा रहा है तो 2 दिन में इस पार्टी में चला गया, 2 दिन बाद उस पार्टी में चला गया, तो ये क्या है? दल बदल कर रहा है, वो पार्टी ही चेंज कर रहा है। एक दिन में वो जाना 3-4 पार्टी चेंज कर दिया, फिर 2 दिन में 3-4 पार्टी चेंज कर दिया, वो पार्टी ही चेंज कर रहा है। तो उसके लिए बनाया गया था ये कि डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो कैसे कैसे किया जाएगा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से बेसिस पे, कौन से ग्राउंड पे किया जाएगा, कि दल बदल कर रहा है तो कौन से रीजन की वजह से कर रहा है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो मतलब इसमें 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है, ठीक है, कि डिफेक्शन ना हो, एंटी डिफेक्शन लॉ। अमेंडमेंट याद रखना 52nd अमेंडमेंट 1983 के तहत ये 10th शेड्यूल आया है हमारा। 11th शेड्यूल में है द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। पंचायत का पावर क्या होगा, अथॉरिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, ये इस पे बात करता है हमारा 11th शेड्यूल। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया है? ये सबको इसको भी हमने देख रखा है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और इसमें 11th शेड्यूल में जो पंचायत से इसमें पंचायत लिख देना, पंचायत लिख लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पंचायत लिख लेना, इसको हाईलाइट कर लेना पंचायत को। तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। 29 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 29 सब्जेक्ट्स पे पंचायत जो होती है वो काम कर सकती है। लेकिन कोई स्टेट जो है, कोई स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने उनके कोई स्टेट के गवर्नमेंट उस स्टेट में जितने भी पंचायत हैं उन सबको तो 29 सब्जेक्ट्स पे बनाने का पावर दे रखी है। लेकिन कोई स्टेट कम दे रखा है, कोई स्टेट दे रखा है कि नहीं आपको 29 पे नहीं बनाना है, आपको 18 में ही बनाना है, आपको 20 में ही बनाना है। मतलब कोई स्टेट पूरा पे देख रखी है कि आप पूरा में लॉ बना सकते हो, 29 स्टेट्स पे पूरा अधिकार है आपका। कोई स्टेट नहीं दे रखी है, कोई स्टेट कम दे रखी है, ठीक है। ये तो स्टेट पे निर्भर करता है। लेकिन आपको बस 29 याद रखना है, ये नहीं याद रखना कि कौन स्टेट कितना दी है, कौन स्टेट कितना दी है, डजेंट मैटर। 29 स्टेट्स, 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें पंचायत में, ठीक है। 12th शेड्यूल जो आया है वो आया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत। वो 73rd था, ईयर सेम 1992, ये 74 था ईयर, और ईयर सेम है 1992। 12th में सेम ही है, पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्यूनिसिपैलिटीज़ का। जैसे पंचायत का था वैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ का होगा। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट। इसमें भी वही है कि अगर उस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मेरे यहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी है वो कितने सब्जेक्ट्स पे काम करेगा, ठीक है। कोई पूरा दे रखा है पावर, तो कोई किसी पे नहीं दे रखा है पावर। तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ में? 18 सब्जेक्ट्स, और इसमें 29, इसमें 18। इसको याद रखना, सब्जेक्ट्स याद रखना, ठीक है। चलो हो गया ना। इसको ट्रिक से हमने कहा था देखने के लिए, चलो ट्रिक से याद करते हैं। इसका ट्रिक सबको पता होगा। चलो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से क्या है? टेरिटरीज ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। टी से टेरिटरी ऑफ स्टेट, ई से इमोल्यूमेंट सैलरी, इमोल्यूमेंट याद रख लेना। ए से अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया ये सब है। ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया, अदर। एफ से फेडरल लिस्ट, यूनियन स्टेट कंकरेंट वाला फेडरल लिस्ट।
ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से 9th में लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, डी से डिफेक्शन 10th में, पी से पंचायत और एम से म्यूनिसपैलिटीज, लास्ट वाला 12th वाला म्यूनिसपैलिटीज। ठीक है, ये है ट्रिक हमारी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, आपको शेड्यूल्स और हमने ट्रिक्स, वैसे सबको ट्रिक पता है, सबको ही पता है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता तो उसके लिए हेल्पफुल होगा ये। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो, आई थिंक मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछना। और फिर ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।